मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 48। ठीक है, जिसका टॉपिक है लोकतंत्र के परिणाम। बच्चों, हमने लोकतंत्र के परिणाम टॉपिक पर एक वर्कशीट पर काम कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना था कि लोकतंत्र किस तरह से एक उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन स्थापित करता है। तो आज इस वर्कशीट में हम लोग जानेंगे कि लोकतंत्र किसी व्यवस्था में किस तरह के समाज की रचना करता है और समाज के विभिन्न मुद्दों को किस तरह से सुलझाता है। तो इस पर आधारित है ये आज की वर्कशीट। तो आइए देखते हैं इस अनुच्छेद के माध्यम से। सबसे पहले आप देखेंगे इस वर्कशीट में एक अनुच्छेद दिया हुआ है, इसे हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच टकराव और विभाजनों को पूरी तरह और स्थायी रूप से खत्म नहीं कर सकता, पर हम अंतरों व विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं और इनके बीच मिलजुल कर सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। इसमें लोकतंत्र सबसे अच्छे तरीके से काम करता है, क्योंकि बच्चों देखो, इसको हम समझ लेते हैं पहले कि कोई भी समाज में विभिन्न तरह के समूह होते ही होते हैं। कोई भी समाज में विभिन्न वर्ग या समूह किसी न किसी आधार पर निर्माण हो जाते हैं, निर्मित हो जाते हैं। तो उन समूहों को बीच में कभी कभी टकराव या विभाजन देखने को मिलते हैं। तो अक्सर जो विभाजन या टकराव जो होता है, उसको हैंडल करने का जो तरीका है वो लोकतंत्र में सबसे बेहतर होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र में ये विश्वास होता है कि इन जो विभाजन है, टकराव है, इसका अस्थायी रूप से खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके हितों के बीच में आपसी खींचातान तो होती रहेगी। हाँ, वो उसमें लोकतंत्र क्या करता है कि उनकी जो व्यक्तिगत कहिए या सामूहिक पहचान है, सामूहिक मूल्य जो है, उनके अंतरों का वो आदर करना सीख जाता है। लोकतंत्र में उनका आदर होता है और उन आदरों के साथ साथ सभी की बातों को मिलजुल करके बैठ करके उसका हल निकाला जाता है। इसीलिए वो एक सामंजस्य का तरीका निकालता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो चीज़ें हैं ये लोकतंत्र में सबसे बेहतर तरीके से होती है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती है या उन्हें ताकत से दबाने की कोशिश करती है। अब जैसे तानाशाही वगैरह की, तानाशाही या राजतंत्रीय व्यवस्था है या एकात्मक सरकारें हैं, वहाँ पर क्या होता है कि इस तरह की चीज़ों से या तो व्यवस्था आंखें फेर लेती है कि चलता जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, या फिर उनको मतभेदों को दूर करने के लिए वो शक्ति का, सेना का, पावर का इस्तेमाल करते हैं और उनको दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि ऐसे परिणाम हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं की भी दो शर्तों को पूरा करना होता है। तो यानी अगर उसको हमें अच्छी तरह से सुलझाना है तो लोकतंत्र को भी अपने अंदर कुछ चीज़ों को सुधार करना होगा, तो उन विभेदों को हम अच्छी तरह से टैकल कर सकते हैं। जैसे भारत में ही लेंगे तो भारत में धर्म के कई धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, जिनकी अपनी अलग अलग आस्था और विश्वास है। बहुत जातिगत विभेद भी है हमारे देश में, बहुत सारे जातियों के लोग रहते हैं, बहुत सारे भाषागत लोग रहते हैं, विभिन्न तरह की भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न क्षेत्र के लोग रहते हैं। तो इन सब के बीच सामंजस्य बनाने का लोकतंत्र में सबसे बढ़िया तरीका होता है कि सभी की जो पहचान है उनका आदर करना और सभी की बातों को सुन करके उसका समाधान निकालना और सामंजस्य निकालना। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में तभी संभव हो पाएगी जब ये दो चीज़ें वहाँ की लोकतंत्र की व्यवस्था में शामिल होगी। वो दो चीज़ें क्या हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ये कि वो दो कौन सी चीज़ें हैं जो विविधताओं को, टकरावों को समेटने में, सामंजस्य स्थापित करने में मदद करती है। तो आइए देखते हैं लोकतंत्र की इन दो विशेषताओं के बारे में। पहला है, लोकतंत्र में बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। बहुमत या अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज़ नहीं होती। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होता है कि भाई अल्पमत में जो हैं, अब जैसे लोकतंत्र में क्या होता है, बहुमत का शासन होता है, तो उसमें तो जो वर्ग बहुसंख्यक है वो तो अगर
केवल उसी मुद्दे पर आधारित हो तो वो तो हमेशा सत्ता में रहेगा। तो इस तरह से जो कम संख्या में लोग हैं तो उनकी बातों का अनसुना हो सकती है, तो लोकतंत्र तब फिर नहीं आएगा, क्योंकि लोकतंत्र में सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। केवल अधिक लोगों की भागीदारी लोकतंत्र की गारंटी नहीं है, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है, तथा बहुमत या अल्पमत राय की कोई स्थायी चीज़ नहीं होती, वो बदलती रहती है। किस तरह से बदलती रहती है, आइए देखते हैं। बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल और भाषा के आधार पर बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। ठीक है, बहुमत का अर्थ है हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग बहुमत या समूह बहुमत का निर्माण करते हैं। प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा होने को मिलता है, यह जन्म से निर्धारित नहीं है। यहाँ कहने का मतलब है कि किसी भाषा के आधार पर बहुमत या अल्पमत के निर्धारण एक बार में ही नहीं हो सकता, बल्कि जो बहुमत का निर्धारण है वो किसी विशेष चुनाव में या किसी मुद्दे पर होता है। तो कई बार किसी बात पर, किसी मुद्दे पर कोई व्यक्ति अल्पमत में है, यानी वो उस सरकार को उस बात से सहमत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि किसी और मुद्दे पर वो उस किसी बहुमत का हिस्सा हो, वो ऐसे समूह में, ऐसे पक्ष की तरफ बढ़ रहा हो जो बहुमत में हो। तो हर व्यक्ति को कभी न कभी लोकतंत्र में बहुमत या अल्पमत में आने का मौका मिलते रहना चाहिए, स्थायी नहीं होना चाहिए। स्थायी होगा तब तो एक तरह से वो बहुसंख्यकवाद की ओर हो जाएगा, और बहुसंख्यकवाद जो है लोकतंत्र की वास्तविक पहचान नहीं है। तो इसीलिए लोकतंत्र में बहुसंख्यकवाद न होकर के बहुमत का शासन माना जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप चीज़ें समझ रहे होंगे। अब इसको कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे कई बार मान लो कोई एक मुद्दा है और उस मुद्दे पर हम उसके विरोध में हैं, तो और हम जिस विरोध में हैं उसमें बहुत सारे कम लोग हैं, अधिकतर लोग हम उस चीज़ के सपोर्ट में हैं, तो हम वहाँ पर क्या हो गए, अल्पमत में हो गए। लेकिन हो सकता है कोई अन्य ऐसा मुद्दा आया जिसमें हमारे पक्ष के, मैं जिस पक्ष में हूँ उसमें बहुत सारे लोग हैं और दूसरे हमारे विरोध वाले पक्ष में कम लोग हैं, तो उस समय हमारा जो पक्ष है वो बहुमत हो गया। यानी कि बहुमत जो है वो स्थायी किसी एक पक्ष में नहीं होनी चाहिए, और यह धर्म, नस्ल या भाषा के आधार पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। देखिए इसमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं। आइए अब इन प्रश्नों के उत्तर एक एक करके देखते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, लोकतंत्र टकरावों को कैसे बेहतर तरीके से सुलझाता है, कुछ उदाहरण देकर बताइए। आइए उसका उत्तर देखते हैं। लोकतंत्र समाज के विभिन्न समूहों के सांस्कृतिक विशेषताओं एवं मूल्यों का आदर करता है। पहली बात यह है, उनके बीच के टकराव और विवादों को सुलझाने के लिए मिलजुल कर सामंजस्य बनाने की कोशिश करता है। लोकतंत्र में सभी की बातों को सुनकर न्याय संगत निर्णय लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति बैठ के निर्णय ले लेता है, इसीलिए यह सभी के द्वारा स्वीकार्य होता है। जैसे भाषा के आधार पर राज्य के गठन का मुद्दा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो भाषा के आधार पर कई राज्यों की मांग चल रही थी, तो वो एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा हो गया था, तो उसका भी बातचीत से उसको समाधान निकाला गया। कावेरी नदी विवाद का मुद्दा, ये कई राज्य, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु इसमें शामिल थे, तो ये भी एक भावनात्मक मुद्दा हो गया था क्षेत्र के आधार पर, तो इसका भी समाधान बातचीत से और कोर्ट के फैसले से निकाला गया। पंजाब में आतंक का मुद्दा, ऐसे तमाम मुद्दों को बातचीत के तरीके से तथा न्यायपालिका के हस्तक्षेप से स्थायी हल निकाला गया है। तो यह लोकतंत्र में ही संभव है, क्योंकि यहाँ पर बातचीत करके, मिलजुल करके सामंजस्य बनाने की कोशिश की जाती है। दूसरा प्रश्न है, आपको क्यों लगता है कि अल्पमत का भी आदर होना चाहिए, अपने अनुभव से कुछ बताइए। लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी की भागीदारी का प्रयास किया जाता है। यह बहुसंख्यकवाद से भिन्न है। यहाँ बहुमत की बात तो की जाती है, परंतु अल्पमत का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। क्यों रखा जाता है कि चूंकि अल्पमत समूह भी समाज का ही हिस्सा होता है, ठीक है, इसीलिए उसे भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित भागीदारी एवं अवसर प्राप्त होना चाहिए।
जैसे इसमें ऊपर ही लिखा हुआ है कि सभी की भागीदारी का प्रयास किया जाता है, तो चूंकि अल्पमत भी समाज का हिस्सा होता है इसीलिए उसकी भी भागीदारी होनी चाहिए। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। लोकतंत्र में बहुमत के शासन का अर्थ बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता, समझाइए। उत्तर देखते हैं। लोकतंत्र में बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल या भाषा के आधार पर बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता है। यहाँ बहुमत का अर्थ हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोगों और समूह द्वारा निर्धारित बहुमत से होता है। प्रत्येक नागरिक किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा हो सकता है। इस तरह से अल्पसंख्यक समूह भी किसी मुद्दे पर बहुमत का हिस्सा हो सकता है। इस प्रकार लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है, बहुसंख्यकवाद नहीं होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा, आपके आसपास लोगों के बीच किस तरह के अंतर दिखाई देते हैं? कैसे उन अंतरों के होते हुए भी साथ साथ जीवन जीते हैं? तो ये प्रश्न पर्सनल भी है, तो इसे आप खुद भी अपने सोच से समझ से लिख सकते हैं। यहाँ पर एक उत्तर लिखा हुआ है, उसे ध्यान से देखेंगे। हमारे आसपास विभिन्न तरह के लोग दिखाई देते हैं जिनमें आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, भाषागत, सांस्कृतिक विविधता होती है। आसपास बहुत सारे भाषा को बोलने वाले लोग होते हैं, बहुत सारे कई धर्मों के मानने वाले लोग होते हैं। हमारी क्लास में भी ऐसी स्थिति होती है। इसके बावजूद सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। देखिए यहाँ पर हम उसको कैसे हैंडल करते हैं। लोकतंत्र में एक दूसरे की मूल्य एवं पहचानों का आदर किया जाता है तथा उनके बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश की जाती है। मिलजुल करके रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में हिस्सेदारी करते हैं। इस प्रकार सभी लोग एक दूसरे के सांस्कृतिक मूल्यों का आदर करते हैं। जैसे दक्षिण भारत का इडली डोसा उत्तर भारत में भी खाया जाता है। वहीं पहनावा, पोशाक, भाषा, त्यौहार आदि एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं। देखते हैं कि एक समूह का अगर कोई त्यौहार है तो दूसरा समूह भी उसमें उल्लास मनाता है, खुशियाँ मनाता है, तो साथ साथ मनाते हैं। वहाँ पर ये उनकी जो विभाजन की स्थिति होती है वो टूट जाती है, बैरियर, और सभी लोग एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। तो आइए फिर से चलते हैं वर्कशीट की तरफ। वर्कशीट के अंतिम भाग में हम देखेंगे कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। आज का संदेश भी वही है जो एक बार पहले भी हम लोग जान चुके हैं। 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। हम जब भी बाहर निकलें एक दूसरे से मिलें तो 2 गज की दूरी का अंतर ध्यान रखें। आपस में ये ध्यान रखें कि हम आपस में एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी पर हों। इसके लिए हम अपने हाथ को सीधा कर सकते हैं और उतनी सामने वाला अगर सामने की तरफ हाथ सीधा करे तो ये हाथ टच ना हो, तो इतनी दूरी कम से कम एक दूसरे के बीच मेंटेन होनी चाहिए। तो इसी तरह से हम लोग ये भी जानते हैं कि मास्क पहनना है और नियमित रूप से अपने हाथों को धोना है। ऐसा करके हम कोविड-19 से खुद का बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं और इस समाज को भी इससे बचाव कर सकते हैं। तो हम सभी ये सब कर भी रहे हैं और आगे भी स्वयं भी करना है और अपने परिजनों को भी इससे अवेयर करना है, उनसे भी करने के लिए प्रेरित करना है। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इसे पूरा करके अपने सर जी को भेज दीजिए ताकि वो चेक कर सके कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।